नमस्कार, द नवीन पुरोहित शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ स्टूडियो में चर्चा करने के लिए मौजूद हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रदेश मंत्री लोकेंद्र पाराशर जी। लोकेंद्र जी, आपका ID24 में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद नवीन जी, यहाँ मुझे आमंत्रित करने के लिए। अब की बार 400 पार भारतीय जनता पार्टी के हर नेता की जुबान पे इस बात की है बहार, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि किसी भी स्थिति में आप 400 का आंकड़ा छू नहीं सकते। देखो, अब की बार 400 पार इसलिए है कि जनता कर रही है कांग्रेस पे वार और कांग्रेस कह रही है दबाओ नोटा और जनता चला रही है कांग्रेस पर सोटा। ये समझना चाहिए कांग्रेस को कि देश विरोधी काम करते करते वो इस स्थिति में पहुंच गई है कि देश की जनता उसका काला मुंह देखना नहीं चाहती। चाहे राम जी का प्रश्न हो, तिरंगे का प्रश्न हो, देश की अखंडता का प्रश्न हो, कश्मीर को लेकर, हर जगह कांग्रेस के बयान ऐसे हैं जो देश के विरोध की श्रेणी में आते हैं। और देश की जनता देशभक्त है, देशभक्ति के साथ खड़ी हो रही है। देश की जनता की समझ में ये आ गई है कि भाजपा है तो भारत है, बाकी तो बर्बादी की इबारत है। अच्छा, ये एक नया आपने भाजपा है तो भारत है, भारत है तो भाजपा है, मतलब भारतीय जनता पार्टी को आपने राष्ट्र का पर्याय बना दिया है, जबकि गठबंधन का नाम उन्होंने इंडिया रखा है। इंडी हो गया है, इंडिया कहा। अच्छा, एनडीए रखने से या इंडिया रखने से, INDIA रखने से क्या देशभक्ति प्रकट होती है? देशभक्ति भाषण से नहीं, आचरण से आती है। कैसे कैसे लोग मौत के भय से, हमारी राजनीतिक मौत ना हो जाए, वैचारिक विरोधी एक डाल पर चढ़ गए, नीचे बाढ़ आई हुई है, कूदेंगे तो मारे जाएंगे, बैठ गए जाकर। क्या क्या विचारधारा है ममता जी की, क्या विचारधारा है जो है लालू जी की, क्या विचारधारा है अन्य अन्य जो उसमें शामिल है, अरविंद केजरीवाल और ये लोग पानी पी पी के गालियां देने वाले, एक दूसरे को, एक दूसरे के घोटाले की परतें खोलने वाले। हम कह रहे हैं हम सब एक हैं। ये अवसरवाद है, ये गठबंधन नहीं है। ये जो अवसरवादिता जिसको आप करार दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि चूंकि लोकतंत्र की रक्षा करना है, संविधान खतरे में, इसलिए आपसी मतभेद और द्वेष भुला के एक साथ आए। देखो, इस देश में केवल कांग्रेस खतरे में है। संविधान तो मजबूत हो रहा है, कांग्रेस अपने कुकर्मों पर पर्दा नहीं डाल सकती। संविधान निर्माता को दो दो चुनाव हराने के पूरे जतन कांग्रेस के उस समय के मुखिया जवाहरलाल नेहरू ने किया, ये छुपा नहीं है। उनको भारत रत्न नहीं दिया, ये छुपा नहीं है। कांग्रेस कैसे काम कर रही है? कांग्रेस देश की बात कर रही है, दूसरी तरफ कह रही है कि पाकिस्तान के प्रति हमें सॉफ्ट होना चाहिए। उसने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, उसके पास एटम बम है। किसको डरा रहे हो? क्या कहना चाहते हो? बात समझ में ही नहीं आती। 370 हम फिर से लगा देंगे, जातिगत जनगणना कराएंगे, मतलब समाज को तोड़ो और राज करो। ये तो कांग्रेस तो अंग्रेजों से ज्यादा खतरनाक हो गई है। देश का एक्सरे करें। अरे क्या एक्सरे करेंगे? जनता ने इनका एक्सरे कर दिया, MRI कर दी, CT स्कैन कर दिया, सब कर दिया है। ये खोखले हो गए हैं, इनके अंदर अवसरवाद के अलावा कुछ जनता को दिखाई नहीं दे रहा है। इसीलिए आज कांग्रेस चुनाव मैदान में कागजों में दिख रही है, केवल कागजों में। आप मध्य प्रदेश में बता दीजिए कांग्रेस का कहां कैंपेन चला पूरे चुनाव में। अच्छा, एक बात बताइए, जब इतनी मजबूत स्थिति में आप हैं, फिर लगातार जो कांग्रेस से लोग आ रहे हैं उनको ऐसे प्रश्रय क्यों दे रहे हैं? कांग्रेस में अच्छे लोग नहीं है ऐसा मैंने तो नहीं कहा। 1980 में जनता पार्टी टूट के भारतीय जनता पार्टी बनी और 1980 में तमाम समाजवादी मित्र, तमाम अन्य अन्य विचारधाराओं के लोग भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बने, क्योंकि उनको ध्यान में आ गया कि ये अवसरवाद के कारण ये चीज़ें टूट रही हैं। भारतीय जनता पार्टी स्थायित्व दे सकती है, देश को सही दिशा में ले जा सकती है। वे जो मित्र आए थे समाजवादी पार्टी से, अन्य पार्टियों से, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े ओहदों पर बाद में विराजित हुए, कोई पहचान ही नहीं पाया। राष्ट्रवाद का प्रवाह ही ऐसा है कि जो उसमें आता है वो डूब जाता है, वो प्रभावित होने लगता है, वे सब राष्ट्रवादी हो जाते हैं। कांग्रेस में तो श्याम प्रसाद मुखर्जी भी थे, हमारे सिरमौर बने, हमारे प्रणेता बने, आपके संस्थापक, हमारे संस्थापक बने, और आज हम उनको पूजते हैं भगवान की तरह। तो कांग्रेस में उस समय देशभक्तों की कमी नहीं थी, लेकिन गांधी जी चाहते थे कि ये कांग्रेस इमोशनल ब्लैकमेलिंग करेगी देश की जनता की, इसलिए इसको समाप्त कर देना चाहिए। देश आज़ाद हो गया, अब नई पार्टी का गठन करके देश को चलाना चाहिए। नहीं मानी, लेकिन गांधी जी जैसे और जो देशभक्त थे वो धीरे धीरे, ममता बनर्जी कहाँ थी पहले, शरद पवार कहाँ थे पहले,
कांग्रेस से जो विरक्ति है केवल उन लोगों को नहीं हुई है जो भाजपा में आए हैं, उन लोगों को भी हुई है जो अन्य अन्य पार्टियां बना के बैठे हैं। संगमा जी कहाँ थे? तो कांग्रेस में जो अच्छे लोग हैं जिनको लगता है कि भारत का भला करना है, उसका एकमात्र माध्यम है भारतीय जनता पार्टी, तो वो आ रहे हैं। लेकिन राहुल जी तो एक किताब संविधान की जगह जगह लहरा रहे हैं कि ये जो किताब है ये संविधान है और इसको ये लोग खत्म करना चाहते हैं। देखो, राहुल जी इस देश में एक मजाक बन गए हैं, मजाक के अलावा कुछ बचे नहीं है। राहुल जी वो किताब संविधान की दिखा दिखा के ये बता रहे हैं कि मेरी दादी ने आपातकाल के नाम पर संविधान की आत्मा में आग लगा दी थी, देशभक्तों को जेल में ठूंसा था, इमरजेंसी के तो मारा था, कोड़े मारे थे, असंख्य जो है जो नसबंदियां कराई थी और देश में एक ऐसा भयावह वातावरण बनाया था। ये हम वो लोग हैं जिन्होंने संविधान के पन्ने पन्ने को फाड़ के फेंक दिया था। वो राहुल गांधी है, वो राहुल गांधी जो अपनी सरकार के ऑर्डिनेंस को भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चिंदी करके फेंक देता है। वो राहुल गांधी संविधान की बातें करता है, कमाल। वो राहुल गांधी जातिगत जनगणना की बार बार दुहाई देकर वो कह रहे हैं लिख के ले लो, लिख के भी दे रहे हैं, इस बार कह रहे हैं लिख के ले लो, मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने। अब उनके देखो ये साइकोलॉजिकल जो थ्रेट वो दे रहे हैं ना, इसका कोई असर नहीं है। मुझे तो कई बार लगता है कि राहुल गांधी स्वयं में ही एक साइको व्यक्तित्व है। वो क्या कहते हैं, कब कहते हैं, देश के बाहर जाते हैं तो देश के खिलाफ बोलते हैं। अरे साहब, ये वो देश है जो अटल जी को विपक्ष का नेता होने के बावजूद देश का प्रतिनिधि बना के विदेश भेजा जाता था। ये वो देश था, तब भी कांग्रेस थी। आज की कांग्रेस पे तो दया आती है। कांग्रेस में कोई जिम्मेदार आदमी बचा नहीं है। कांग्रेस में जो थोड़े बहुत जिम्मेदार हैं वो करा रहे हैं, कसमसा रहे हैं, कहां जाएं, क्या करें, समझ नहीं आ रहा उनको। राहुल गांधी ने पूरी कांग्रेस को बर्बाद कर दिया। अच्छा, पहले जब एक मध्य प्रदेश में जब कमलनाथ जी की सरकार थी, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आए, उनके साथ 29 एमएलए भी आपकी पार्टी में आए, फिर उनको टिकट दिया, तो उस समय पे तो ये बात थोड़ा सा समझा जा सकता था इस बात को कि हो सकता है कोई प्रलोभन हो कि चलो टिकट का प्रलोभन है, जीत जाएंगे तो मंत्री पद देंगे या कुछ और बात। लेकिन इस समय पर जो लोग आ रहे हैं उन्हें तो न तो कोई पद दिया जा रहा है, न सरकार में कोई भागीदारी, न संगठन में कोई पद दिया जा रहा है, सिर्फ प्राथमिक सदस्यता के लिए वहां के बड़े बड़े पद छोड़कर आ रहे हैं। कांग्रेस कह रही है आप अंदर की कुछ चीजें निकाल के डरा धमका के ला रहे हो उनको। देखो, जिस भी व्यक्ति के मन में ये बात है कि तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहें, वे लोग भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं क्योंकि वे समझ गए हैं कि कांग्रेस में तो लोग ये कह रहे हैं कि मेरा वैभव अमर रहे माँ, तू दिन चार रहे न रहे। तो जिनके अंदर संवेदना है, तड़प है इस माटी के प्रति, इस समाज के प्रति, इस देश की अखंडता के प्रति, वो आ रहे हैं। और आने के बाद सब भारतीय जनता पार्टी के सदस्य होते हैं। यहाँ से आए, वहाँ से आए, कहाँ से आए, ये विषय नहीं है। जो जिस योग्यता को पाएगा उसको वैसा काम मिलेगा। अब अभी तो संगठन के चुनाव नहीं हुए, संगठन की व्यवस्थाएं नहीं बनी है, चुनाव में सब लोग आए हैं, आगे संगठन की व्यवस्थाएं बनेंगी, दायित्व बांटे जाएंगे, तब कौन कहां से आए ये विचार नहीं है, कौन किसके काम के योग्य है वो उसको काम मिलेगा। जी, जिस प्रकार से अभी प्रदेश में चुनाव हुए, लोकसभा का जो चुनाव है उसमें आपने प्रदेश भर में भ्रमण किया, जमीनी हकीकत आपसे जानना चाहेंगे। वो कह रहे हैं कि जमीन दरक रही है भारतीय जनता पार्टी। देखो, जमीनी हकीकत ये है कि जनता कांग्रेस के समूल नाश के लिए चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस की गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी, संस्कृति विरोधी बयानबाजी, देश विरोधी ताकतों के समर्थन संबंधी बयानबाजी, उसको लेकर जनता में भयानक पीड़ा है, भयानक पीड़ा है। और वो पीड़ा मत पेटी तक या ईवीएम मशीन तक पहुंची है, इसको आप सत्य मानना। कांग्रेस के लोग चुनाव में कैंपेन नहीं कर पाए ठीक से। आप मुझे बताओ कौन से बड़े नेता ने कहाँ कैंपेन किया जिसको समर्थन मिला है पूरे प्रदेश में? पूरे प्रदेश में पिछली हमारी जो सरकार थी उसने जो जनहितैषी काम किए, या इस केंद्र की सरकार ने प्रधानमंत्री आवास से लेकर, उजाला से लेकर, उज्ज्वला से, देखो मल्टी डायमेंशनल काम किए भारतीय जनता पार्टी ने। एक तरफ गरीब कल्याण के काम किए, देश के स्वाभिमान के काम किए, देश की सुरक्षा को लेकर ये स्थिति है कि चाहे चाइना हो या पाकिस्तान हो, हिम्मत नहीं किसी की आंख उठाने की। आप मुझे बताओ नवीन जी, पिछले 10 साल से और 10 साल के पहले जो अंतर आया है, 10 साल के पहले रेलवे स्टेशन पर उद्घोषणा होती थी, लावारिस वस्तु से हाथ न लगाएं, बम हो सकता है। किसी स्टेशन पर आप चले जाइए, किसी अस्पताल में चले जाइए, जिस देश में सीरियल ब्लास्ट होते थे, रेलों में, अस्पतालों में, बाजारों में, उस देश में उद्घोषणा भी नहीं है कि लावारिस वस्तु से हाथ न लगाएं। जनता इसे महसूस कर रही है।
कहाँ चले गए वो लोग जो बम प्लांट करते थे? एक एक करके हूरों के पास पहुंचा दिए गए। जी, तो एक वैसे तो आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, भले ही वो किसी भी कम्युनिटी से जुड़े हों, आतंकी गतिविधियों के लोग, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को मुसलमान विरोधी निरूपित करने में कांग्रेस कोई कसर नहीं छोड़ रही है। एक डर तो वो उसने पैदा करने की कोशिश की है कि भारतीय जनता पार्टी आई तो मतलब मुस्लिमों का नुकसान होगा। हालांकि मुस्लिम समुदाय समझ रहा है, जैसे 3 तलाक है तो मुस्लिम बहनों का बहुत समर्थन मिला। अभी दाऊदी बोहरा समाज ने मोदी जी का सम्मान किया, तो अरब में जो है विश्व एशिया का सबसे बड़े मंदिर का निर्माण होता है, मोदी जी उसमें पहुंचते हैं। तो वैश्विक परिस्थितियों में ये नहीं झलक रहा है, लेकिन कांग्रेस अभी भी उस पॉइंट पर बार बार जो है स्ट्राइक करती। देखो, कांग्रेस समझ ही नहीं पा रही कि समाज कहाँ जा रहा है। समाज आज प्रबुद्ध है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो। एक समय वो था कि एक बेटी को कष्ट हुआ, शाहबानों को दर्द नहीं हुआ कांग्रेसियों को। कांग्रेसियों ने संविधान में संशोधन कर दिया कट्टरपंथ को बढ़ाने के लिए। एक समय वो था कि एक बेटी न्यायालय गई, पीड़ा समझी भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी ने संविधान में संशोधन कर दिया, 3 तलाक की गुंडागर्दी, अमानुषिकता, बेटियों के प्रति दुर्व्यवहार नहीं चलेगा। तो आप देखो, मुस्लिम बेटियों ने भरपूर आशीर्वाद पिछले चुनाव में भी और इस चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को दिया है, मोदी जी को दिया है। कौन कहता है इन्होंने क्या किया? भारतीय जनता पार्टी ने गैर राजनीतिक व्यक्ति लेकिन देश के लिए अपना सर्वस्व देने वाला अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाया इस देश का। दोस्तों, इसके बाद कोविंद जी को राष्ट्रपति बनाया, उसके बाद आज मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया। इन तीनों वर्गों में भ्रम फैलाने का काम कांग्रेस ने जीवन भर किया। पूरा जितना कार्यकाल है कांग्रेस का, बांटो, कैसे भी डराओ। जो कम पढ़ा लिखा वर्ग है, जो गरीब है, उसको डराओ, उसको ब्लैकमेल करो इमोशनली और वोट पाओ। काम कुछ नहीं करना उनके लिए। तो ये सारे पाखंड अब उजागर हो रहे हैं। अच्छा, प्रश्न थोड़ा पुराने विषय वस्तु से जुड़ा है, लेकिन यक्ष है। यक्ष यूं है कि किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता, उसकी सक्रियता उस पार्टी की प्राणवायु होती है। कार्यकर्ता घर बैठ गया, पार्टी घर बैठ जाएगी। कार्यकर्ता मैदान में डट गया, पार्टी जंग जीत जाएगी। बेसिक है। तो जब विधानसभा के चुनाव हुए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, एकदम नए कार्यकर्ताओं को, मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी, छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय जी, तो वहां राजस्थान में श्रीमान शर्मा जी, तो ये तो पहली बार के विधायक हैं, तो उनको मुख्यमंत्री बना दिया। कार्यकर्ता जो पिछली पंक्ति में बैठा हुआ कार्यकर्ता है, बिल्कुल नवोदित कार्यकर्ता है, उसको भी मुख्यमंत्री जैसा बड़ा पद मिल सकता है। इसके बाद जो कार्यकर्ता, चूंकि आप खुद स्वयं कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ताओं से जुड़े हुए हैं, कार्यकर्ताओं में इस निर्णय का किस प्रकार का इम्पैक्ट पड़ा था? देखो, 2 बातें हैं। एक तो हम दीनदयाल जी के उपासक हैं और दीनदयाल जी ने कहा कि जो व्यक्ति समाज, संगठन समयानुकूल अपने आप में परिवर्तन नहीं करता है, नवाचार नहीं करता है, वो समाप्त हो जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी तो पंचायत से पार्लियामेंट तक 50 वर्ष तक शासन करने के लिए बनी है, क्योंकि देश का पूरा कायाकल्प करना है। हम पीढ़ी नहीं बदलेंगे तो अगली पीढ़ी काम कब करेगी? और अगली पीढ़ी को मौका देना है, ये केवल मिथक बना रहेगा। हम वामपंथी दल तो बनना नहीं चाहते कि जिस दिन ज्योति बसु का अवसान हुआ पश्चिम बंगाल से, 30-35 साल तक एक ही व्यक्ति मुख्यमंत्री बना रहा, और जब वो इस दुनिया से चला गया तो वामपंथ का पता ही नहीं है। पश्चिम बंगाल में नीचे से पहले नंबर पर वामपंथी आज आते हैं, जो लगातार 30-35 साल सरकार में रहे। तो नए लोगों को मौका, अरे हमने संगठन में 30-32 साल के युवाओं को मंडल अध्यक्ष बनाया, जिलाध्यक्ष बनाया, 35 साल के ऊपर के लोगों को। नई पीढ़ी तैयार करनी है, नई पीढ़ी को संस्कार देने हैं, क्योंकि पीढ़ियां तो बदलेंगी, पीढ़ियां अस्थायी हैं, देश स्थायी है। देश के लिए काम करना है, पीढ़ियों के लिए काम नहीं करना। नई पीढ़ी का परिमार्जन करना, उसका उन्नयन करना और देश को संभाले, कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों। उसमें भारतीय जनता पार्टी विश्वास करती है, चिपके नहीं रहना है। अच्छा, ये कबर में पैर लटके चिपके रहते हैं कांग्रेस के लोग, हवाले भी कर देते हैं, और वो नहीं होती आप लोगों को कि भाई 15-20 साल के मुख्यमंत्री, उन्होंने तत्काल दायित्व सौंप दिया, ना कोई नाराजगी सामने आई। यही नहीं, राजस्थान में भी, मध्य प्रदेश में भी शिवराज जी ने, और शिवराज जी अभी तमाम मंचों से कह रहे हैं कि भाई पार्टी ने बहुत दिया है, अब पार्टी के लिए करना है। देखो, आपके एक पत्रकार मित्र ने मुझे एक सवाल पूछा कि अमुक व्यक्ति का टिकट कट गया, तो मैंने कहा ये टर्मिनोलॉजी नेगेटिव है।
भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ये कहता है अमुक व्यक्ति को टिकट मिल गया, क्योंकि टिकट कटना ये कोई शब्द ही नहीं है, टिकट मिलना ही शब्द है। प्रक्रिया टिकट मिलना होती है, कटना नहीं होती। टिकट आपका मिलने के बाद छीन लिया गया हो तो उसे कटना कहते हैं। ये पॉजिटिव थॉट्स हम रखते हैं। माननीय शिवराज सिंह जी चौहान 18-19 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और हमारा भी गौरव है। उन्होंने जिस प्रकार से गरीब आदमी की सेवा की वो युगों तक उदाहरण रहेगी लोगों के लिए। शिवराज जी जैसा संवेदनशील व्यक्तित्व। लेकिन शिवराज जी भी जानते हैं कि मेरे बाद भी जो नई पीढ़ी आई है उसको मौका देना है। अरे उमा जी के बाद बाबूलाल जी बने, बाबूलाल जी के बाद शिवराज जी बने। भारतीय जनता पार्टी में परंपरा नहीं है नाराज वाराज होने की। शिवराज जी को पता है कि उनका बेहतर उपयोग संगठन जहां आवश्यकता है करेगा ही। उनको भी पता है, हमको भी पता है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन दूसरा व्यक्ति आना ही है, नहीं आएगा तो पीढ़ी आगे कैसे बढ़ेगी। अच्छा, एक बात बताइए, जब राजनीति में व्यक्ति आता है तो चाहता है कि वो चुनाव लड़े। अगर आपको टिकट मिल जाए तो आप तत्परता से चुनाव लड़ेंगे, काम करेंगे पार्टी के लिए। लेकिन आपके ऐसे कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं भी मिलता है तो आपकी तत्परता में, सक्रियता में कमी नहीं आती। अभी इस पूरे चुनाव में दौरे जैसे खुद ही को टिकट मिला हो तो आपको नहीं लगता कि ये मेहनत मतलब कहीं तो व्यक्तिगत क्यों नहीं होते आप लोग? नहीं, इसमें एक दूसरा पक्ष भी है कि मान लो 29-30-35 लोगों की प्रदेश कार्य पदाधिकारियों की एक सूची होती है। 8 करोड़ जनता है मध्य प्रदेश में, उसमें 30-35 लोगों में हम शामिल हैं, तो ये गौरव की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने हमें इस योग्य बनाया है। हमारा कुछ भी अस्तित्व नहीं है पार्टी के बिना। और पार्टी का एक सिस्टम है, वो ऑब्जर्व करता है किस कार्यकर्ता को क्या काम देना है। लेकिन जिस कार्यकर्ता को टिकट मिला है उस कार्यकर्ता के लिए सबका काम करना, यही राजधर्म है भारतीय जनता पार्टी में। जिसको टिकट मिला है उसको जिता के लाएंगे। हमारे यहाँ चुनाव कमल सिंह लड़ता है और हम सब लोग कमल सिंह के लिए काम करते हैं। इतना ही हमारा विचार है, इससे आगे पीछे कुछ है नहीं। और एक बात जीवन में, मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, ये जीवन में हमेशा रखना चाहिए। तो मध्य प्रदेश में जैसा क्लीन स्वीप की बात कर रही थी भारतीय जनता पार्टी, या कर रही है, पिछली बार तो 28 तो थी आपके पास, अब इस बार बहुत उत्पात तो हुआ है छिंदवाड़ा में, तो आपको क्या लगता है क्लीन स्वीप कर देंगे? नहीं, हमने छिंदवाड़ा में उत्पात नहीं किया, युद्ध लड़ा है। और युद्ध में कांग्रेस की पराजय सुनिश्चित है। कांग्रेस की पराजय छिंदवाड़ा में यानी परिवारवाद की पराजय वो होकर रहेगी। इस बार कमलनाथ जी अपने बेटे की सीट भी नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि कांग्रेस तो बची नहीं। कमलनाथ बचे हैं, दिग्विजय सिंह बचे हैं, जीतू पटवारी बचे हैं जो कहते हैं पार्टी जाए तेल लेने। तो ऐसे लोग जिस पार्टी को चला रहे हों कि पार्टी जाए तेल लेने, खुद ही कहते हैं, तो ऐसे लोगों की पार्टी का क्या हश्र मध्य प्रदेश में होने वाला है। छिंदवाड़ा भी नहीं बचेगा। नवीन जी 29 की 29, जैसे पिछली बार राजस्थान में क्लीन स्वीप था, उसी प्रकार से मध्य प्रदेश में इस बार क्लीन स्वीप होने वाला है। ये आप तय कर लो। जी, जीतू पटवारी और उमंग सिंगार, इनके यहाँ भी तो पीढ़ी परिवर्तन हुआ है। यहाँ भी तो युवा लोग आए हैं। बड़ा जोरदार किया साहब। जिनके संस्कार सबसे खराब थे, जिस आदमी ने अपने कार्यकर्ताओं को खुलेआम गालियां देता है सड़क पे, वीडियो है साहब, आपके पास भी होंगे। जिस पार्टी का नेता पटरियां उखाड़ने के लिए उकसाता है लोगों को, जिस पार्टी के लोग अपने वरिष्ठ नेताओं को कहते थे कि सरकार को हमारी को माफिया चला रहे हैं, वे एक प्रतिपक्ष के नेता बना दिए गए, एक प्रदेश के अध्यक्ष बना दिए गए। तो कैसा पीढ़ी परिवर्तन हो रहा है ये आप देख लो। अगर यही पीढ़ी परिवर्तन है तो उनको मुबारक है कि गैर संस्कारित लोगों को लाकर ही सिरमौर बनाना है, तो पार्टी कहां जाएगी स्पष्ट है। जिस प्रकार से मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी कहती है कि वो एक युग पुरुष है, युग दृष्टा हैं, और ऐसे लोग शताब्दियों में जन्म लेते हैं। आज भारत पूरे विश्व में अपना परचम लहरा रहा है, तो कांग्रेस ने आपकी इन भावनाओं को अंधभक्ति करार दिया। देखो, कांग्रेस तो क्या बोलेगी। कांग्रेस वो पार्टी है जिसमें कहा जाता था इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। इस प्रकार की चाटुकारिता करने वाले लोग, इनको कष्ट क्या है? इनको कष्ट ये है कि मोदी जी विदेश जाते हैं तो एक ऐसा देश जिसमें पैर छूना परंपरा नहीं है, वहाँ का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मोदी जी को प्रणाम करता है झुक के, उससे इनको तकलीफ होती है। हमको प्रसन्नता ये होती है कि वो मोदी जी के नहीं, भारत माता के प्रतिनिधि के पैर छू रहा है।
इनको तकलीफ ये होती है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता के पैर छू रहा है और भारतीय जनता पार्टी की बाप रे लोकप्रियता अब तो देश से विदेश तक चली गई है, श्रद्धा वहां भी पैदा हो रही है, हाय रब्बा हमारा क्या होगा। इस तकलीफ से ये कुंठित लोग हैं, बेसिकली फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, कुछ करना नहीं चाहते, केवल कुंठित होना चाहते हैं, बेवजह की फिजूल की बातें करना चाहते हैं। उनको क्या लगता है कि भाजपा का विरोध और भारत का विरोध, इसमें अंतर ये भूल गए। देश का प्रधानमंत्री होता है भाई। शिवराज जी एक हमेशा सुनाते हैं किस्सा कि जब वो विदेश गए तो किसी ने मनमोहन जी के लिए कहा कि योर प्राइम मिनिस्टर इज अंडर अचीवर। तो शिवराज जी ने खड़ा होकर कहा कि मेरे देश का प्रधानमंत्री अंडर अचीवर नहीं हो सकता, जवान संभाल कर बोलिए। ये होती है भावना देश के प्रति। आज राहुल गांधी जाते हैं तो क्या करते हैं, देश में कैसे आग लग रही है, देश में कैसे खून बह रहा है, देश में क्या चल रहा है, विदेश की धरती पर जरूर देश की आलोचना करते हैं, क्योंकि ये भाजपा का विरोध करते करते भारत का विरोध करने लगे हैं और इसलिए भारत की जनता इनका विरोध करने लगी है। जी, राम मंदिर पर चूंकि इस बीच में जो आपके सबसे बड़े मुद्दे थे इस कार्यकाल में, चाहे 370 हो, राम मंदिर का निर्माण हो, राम मंदिर का लोकार्पण हो, ये सारे मुद्दों पर एक तरीके से पूर्णता की मोहर लगा दी भारतीय जनता पार्टी ने। राम मंदिर का लोकार्पण इस देश के लिए एक धार्मिक चेतना का विषय था, लेकिन उस धार्मिक चेतना में भी कांग्रेस शामिल नहीं हुई। उन्होंने फिर वही जो आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कारण उन्होंने उस प्रोग्राम को भी, उस कार्यक्रम से भी दूरी बना ली। तो वो ये कहते हैं कि हम राम का विरोध थोड़ी करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चूंकि धर्म का उपयोग राजनीति के लिए करती है, हम इस बात के विरोधी। देखो, ये भारतीय जनता पार्टी का तो नाम लेते हैं, बेसिकली इनकी रगों में क्या है इसका बहुत बड़ा परीक्षण करने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी ने यह कहा था कि आप राम सेतु को तोड़ने जाओ। भारतीय जनता पार्टी के विरोध के कारण आपने एक हलफनामा दिया कोर्ट में कि राम तो कल्पना पात्र हैं, राम तो हुए ही नहीं, राम रावण युद्ध ही नहीं हुआ, सेतु कब बन गया। ये सब बातें हमने कही। राम का विरोध इस कदर ये कर रहे हैं, किसने वकील उतारे कपिल सिब्बल साहब के नेतृत्व में कोर्ट में कि राम मंदिर का फैसला बहुसंख्यक समाज के हित में नहीं आना चाहिए। और देखो, ये भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये देश के बहुसंख्यक समाज की भावनाओं का मुद्दा है। उसको एड्रेस करने का काम भारतीय जनता पार्टी और अन्य राष्ट्रभक्त जो दल हैं, सांस्कृतिक हो या धार्मिक हो, उन्होंने किया है। और जो करेगा उसको श्रेय मिलेगा, मिलना भी चाहिए। भाई, हम लोकतंत्र में जी रहे हैं, लोकतंत्र में जनता के लिए जो काम करेगा उसको प्रतिसाद मिलता है। और आप कश्मीर की बात कर रहे हो, मतलब सारा देश चाहता है देश अखंड हो। देखो साहब, कोई कुछ भी कहता रहे, इस देश में स्वतंत्र भारत में पहला बलिदानी कोई है तो वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी है, जिसने देश के लिए बलिदान दिया। 370 नहीं चलेगी, इसके लिए बलिदान दिया। और उनके बलिदान को प्रणाम करने का इससे अच्छा बेहतर अवसर नहीं हो सकता था कि देश की अखंडता को समुचित स्थापित किया जाए। और अमित शाह जी ने तो संसद में कहा कि क्या बात करते हो, हम कश्मीर के लिए अपनी जान दे देंगे। एक शब्द उन्होंने और कहा, नवीन जी भविष्य के लिए याद रखना, उन्होंने कहा कि जब मैं जम्मू कश्मीर कहता हूं तो और घाटी और जम्मू नहीं है, दुश्मन ने जो दबा रखा है वो कश्मीर का हिस्सा भी उसमें शामिल है। और ये चमत्कार कब हो जाएगा, हम और आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कभी भी। तो बहुत सारे पहलुओं पर आपसे बात की, लेकिन अंतिम प्रश्न और करता हूं कि कांग्रेस इस बात का दावा कर रही है 400 सीटें नहीं आएंगी, और कभी कभी ये भी कहती है मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे इस बार, ये लिख के ले लो, ये भी बोलते। लेकिन उसने ये नहीं कहा कि कांग्रेस की सरकार बन रही है, वो ये तो कहती है 400। तो इसके पीछे क्या साइकोलॉजी मालूम नहीं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार देश में सरकार बना रही है मोदी जी के नेतृत्व में, इस बात को आप कितनी पुख्ता तरीके से कह सकते हैं? देखो, ये कांग्रेस और नक्कार खाना है, इसमें क्या बजने लगता है, कब खुद कुछ करना ही नहीं है, दूसरे घर में लल्ला पैदा हो रहा है कि नहीं पैदा हो रहा है, ये पूरी चिंता में वो डूबे रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को पता है, कार्यकर्ता को, मोदी जी हमारा स्वाभिमान है, राष्ट्र का अभिमान है, और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। और मोदी जी को प्रणाम करने के लिए ही इस देश की जनता पूरी ताकत से लगी हुई है। मोदी जी के कामों को सम्मान मिल रहा है, मोदी जी ने देश का स्वाभिमान खड़ा किया है उसको प्रतिसाद मिल रहा है। और मोदी जी तीसरी बार डंके की चोट पर बन रहे हैं। राहुल जी अपना बस्ता कहां लेकर जाना इसकी तैयारी कर ले, रायबरेली से भी भागने वाले। तमाम सारे पहलुओं पर आपसे चर्चा हुई, आपने इतना समय दिया, हमारे साथ अपने विचार साझा किए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद नवीन जी, अवसर तो आपने दिया मुझे। मैं आखिरी में कहना चाहता हूं, देश की जनता कह रही है, मोदी जी को संबोधित करते हुए, प्रकाशित भोर में तम में तेरा होना जरूरी है। तो कार्यकर्ता कह रहे हैं कि
खुशियों के बादल छाने वाले हैं, बिल्कुल निश्चिंत हैं, बिल्कुल तय है, निर्धारित है, नियत है कि मोदी जी आने वाले। ये भारतीय जनता पार्टी का थॉट प्रोसेस है, ये भारतीय जनता पार्टी की जिजीविषा है, ये भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता है। तो भारतीय जनता पार्टी आत्मविश्वास से लबरेज है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 4 जून का जो वोटिंग का मानसून है वो किसको खुशियों से सरोबार करता है और किसके पाले में पड़ता है सूखा। तो द नवीन पुरोहित शो में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आई न्यूज़ 24। नमस्कार।